हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 7 चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, जिसे हम इंग्लिश में एसी इन अ प्योर कैपेसिटर भी कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम डेरिवेशन की। हमने एक परिपथ लिया जिसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने एसी का स्रोत बना दिया और इसी परिपथ में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, यानी कि एक संधारित्र लगा दिया। और मान लेते हैं इस संधारित्र की जो धारिता है वह है सी, और यह जो हमारा एसी स्रोत है इससे मिलने वाली किसी क्षण मिलने वाली जो वोल्टेज है उसका मान है वी। तो हम लिखते हैं, माना एसी स्रोत से किसी क्षण मिलने वाली वोल्टेज को हम प्रदर्शित कर रहे हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से, और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब हम जब इससे आगे डेरिवेशन अपना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम एक बात समझते हैं कि संधारित्र क्या चीज होती है। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जब बात करी थी, हमने कहा था संधारित्र एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक के विभिन्न अवयवों का में से, जो कि अपने भीतर आवेश को संचित रखता है। अर्थात संधारित्र का काम है अपने अंदर आवेश को संचित रखना। हमने इस चैप्टर से पिछले वाले चैप्टरों में जितनों में भी जब हम स्टडी करते थे तो हमने देखा था वहां ऊर्जा स्रोत के रूप में हम एक डीसी स्रोत का इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए हम क्या करते थे, एक सेल का उपयोग करते थे। आपको ध्यान हो तो हम सेल यदि इस प्रकार से एक डीसी स्रोत के परिपथ में यदि हम एक इस प्रकार से संधारित्र लगा दें, और जब इस डीसी स्रोत से या हम कह सकते हैं सेल से इसे आवेशित करते हैं, तो हम जानते हैं सेल से जो धारा बहती है उस धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। बहने वाली धारा का मान लेते हैं आई है। अब ये जो हमारा संधारित्र है वह शुरू में निरावेशित रहा होगा, धीरे धीरे यह आवेशित होना शुरू होता है। तो आपको पता हो तो संधारित्र की यह प्लेटें जब आवेशित होती है तो जैसे जैसे यह आवेशित होती है वैसे वैसे यह परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा का विरोध करना शुरू कर देती है। अब बात आती है ये विरोध क्यों करती है, क्योंकि जब किसी संधारित्र को किसी डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो संधारित्र की एक प्लेट हम कहते हैं धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित होना शुरू होती है। जैसे जैसे यह प्लेटें आवेशित होती चली जाएंगी वैसे वैसे इन दोनों प्लेटों के बीच में भी एक विभव उत्पन्न हो जाता है, और उस विभव का मान इनके आवेशित होने के साथ साथ बढ़ता चले जाता है। तो जो विभव उत्पन्न होता है वह सेल द्वारा उत्पन्न विभव के बिल्कुल अपोजिट होता है, विपरीत होता है। इस कारण से यह परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा का क्या करना है, विरोध करना शुरू कर देता है। और जब यह दोनों प्लेटें या हम कह सकते हैं यह जो हमारा संधारित्र है, जब यह पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो यह परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा को विरोध करके उसको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी डीसी स्रोत से जब संधारित्र को जोड़ते हैं तो प्रारंभ में संधारित्र निरावेशित होता है और परिपथ में आई धारा बहती है। इस आई धारा के बहने से यह जो संधारित्र होता है वो धीरे धीरे आवेशित होना शुरू होता है। जैसे जैसे संधारित्र हमने कहा आवेशित होता चले जाएगा वैसे वैसे इसके भीतर एक विरोधी विभव उत्पन्न होता चले जाता है, जिसका मान प्लेटों के आवेशन के साथ साथ बढ़ता चले जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि यह इतना विरोध करता है कि परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा का मान घट करके शून्य हो जाता है। तो अब हम यही संधारित्र को जब एसी से जोड़ते हैं तो एसी में भी ये कुछ इसी प्रकार से अपना व्यवहार करेगा। तो हम कहते हैं जब एसी में इसे जोड़ते हैं तो एसी में बहने वाली धारा के कारण भी इसकी प्लेटें क्या होती है, एक प्लेट धनावेशित हो जाती है और दूसरी प्लेट हम कह सकते हैं ऋणावेशित हो जाती है। अब हम
जैसा इसने यहां व्यवहार करा था कि मुख्य धारा को बाद में शून्य कर दिया था, वैसा संधारित्र एसी स्रोत में व्यवहार नहीं कर पाता। इसमें क्यों नहीं व्यवहार कर पाता? कि जब तक यह संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होता है और इसके अंदर एक विरोधी विभव उत्पन्न हो, उससे पहले ही जो हमारे एसी स्रोत की जो कहते हैं कि जो दिशा होती है वो बदल जाती है। अर्थात धारा जो इस दिशा में बह रही थी, एक क्षण नीचे से ऊपर जा रही थी, उसी क्षण धारा ऊपर से नीचे जाती है। यानी कि इन प्लेटों के बीच की जो हम कहते हैं पोलरिटी होती है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो अगले चक्र के लिए एसी के अगले ऋणात्मक हिस्से के लिए यह वाला सिरा धनात्मक हो जाएगा और यह वाला सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। और इसी प्रकार से लगातार क्रम चलता रहता है। और हम कह सकते हैं कि जैसा संधारित्र डीसी परिपथ में धारा के मान का कुछ समय बाद विरोध करके उसको पूर्ण रूप से शून्य कर देता है, वैसा वह एसी परिपथ में नहीं कर पाता। तो यह एक सामान्य जानकारी थी जो हमें इस डेरिवेशन के लिए हमारे को समझने आवश्यक था। अब हम अपना डेरिवेशन आगे शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि माना एसी स्रोत से किसी क्षण मिलने वाली वोल्टेज का मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। साथ ही हम कहते हैं माना संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C है। जो हम संधारित्र उपयोग कर रहे हैं इसकी धारिता C है। अब हम कहते हैं कि जब इस संधारित्र इस एसी स्रोत से जो जुड़ा हुआ है, जब इससे धारा बहनी शुरू होगी, जब ये परिपथ पूर्ण होगा, तो इसकी प्लेटें क्या होगी? आवेशित होनी शुरू हो जाएगी। तो मान लेते हैं माना किसी क्षण संधारित्र पर संचित आवेश Q है। हमने कहा संधारित्र पर कितना आवेश संचित हो गया? क्यों आवेश संचित हो गया? अब हम फिर से जो हमने इससे पहले आपको बात बताई थी, इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश संचित हो गया, इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश संचित हो गया। तो अब यह प्लेटें, इन दोनों प्लेटों के बीच एक ऐसा विभवांतर उत्पन्न होगा जो कि इस एसी स्रोत के विभव का विरोध करेगा, वह उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो उस विभव का मान कितना होगा? तो लिखते हैं क्यू आवेश संचित है और माना प्लेटों के मध्य V' विभव, V' विरोधी विभव उत्पन्न हो जाता है। V' विरोधी विभव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो हम कहते हैं यदि V' विरोधी विभव उत्पन्न हो जाए तो इस विभव का मान कितना होगा? तो हम संधारित्र के लिए एक सूत्र जानते हैं। चूंकि हम जानते हैं Q बराबर किसके होता है? CV के। यह हमारा क्या है? सूत्र है। Q बराबर क्या होता है? CV। तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो विरोधी विभव का मान हो जाएगा V' बराबर, ये हो जाएगा Q अपॉन C के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं यह हमारी समीकरण 2। तो हमने यह बात समझ ली कि संधारित्र की प्लेटों के बीच एक विभव उत्पन्न होगा जो कि मुख्य विभव की विपरीत दिशा में काम करेगा। अब हम इस सर्किट को, इस परिपथ को जब हल करते हैं तो बिल्कुल पहले की तरह हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करते हैं। तो हम लिखते हैं परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम जिसे हम कहते हैं बंद पाश का नियम, बंद पाश का नियम। आपको ध्यान हो किरचॉफ का द्वितीय नियम यह कहता है किसी बंद पाश में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो हमारा जो किरचॉफ के नियम का जो सूत्र होता है वो सूत्र समेशन IR बराबर समेशन E के बराबर होता है। यह हमारे किरचॉफ के द्वितीय नियम का सूत्र है। इस सूत्र को जब हम यहां पर लगाएंगे तो देखिए इस परिपथ में
कहीं पर भी कोई प्रतिरोध नहीं है। इसे हम प्रतिरोध विहीन परिपथ कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं एसी इन अ प्योर कैपेसिटर, यानी कि यह ऐसा परिपथ है जिसमें केवल कैपेसिटर ही कैपेसिटर है, संधारित्र ही है, कोई प्रतिरोध नहीं है। तो इसका अर्थ है यदि परिपथ में प्रतिरोध ही नहीं है तो ये जो हमारा बाएं पक्ष है, क्योंकि आर की वैल्यू 0 है तो बायां पक्ष शून्य हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे दायां पक्ष कितना है, तो हम कहेंगे इस परिपथ में जो विभव है वो दो प्रकार का विभव है। एक तो एसी स्रोत का विभव जिसे हम V से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एक विभव तो हमारा क्या हो गया V, और दूसरा विभव उत्पन्न हो रहा है इस संधारित्र की प्लेटों के आवेशित होने के फलस्वरूप। हम कहते हैं इनमें जो एक विरोधी विभव उत्पन्न हो रहा है, जो कि हमने कहा था मुख्य विभव जो एसी का जो हमारा विभव है उसकी विपरीत दिशा में है, जिसको हमने V' से प्रदर्शित किया था। तो चूंकि यह जो V है इसके विपरीत ये V' उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं V माइनस V', और यह बराबर किसके होगा, क्योंकि इस दाएं पक्ष को तो हमने ऐसे प्रदर्शित कर लिया, और ये जो बाएं पक्ष समेशन R की वैल्यू 0 होने के कारण एक पक्ष क्या हो गया, पूरा शून्य हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर V' के हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से यदि V और V' का मान रखें इसमें, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से V तथा V' का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा V का मान V0 sin ओमेगा टी, V0 sin ओमेगा टी बराबर होगा V' का मान Q upon C, तो लिख लेंगे Q upon C। यहां से हम यदि इस संधारित्र पे किसी क्षण कितना आवेश है उसको ज्ञात करना चाहें तो हम निकाल सकते हैं Q बराबर C इंटू V0 इंटू साइन ओमेगा टी। अब इसे मान लेते हैं, यह वाली समीकरण है हमारी 3। तो हम समझ गए कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य किसी क्षण जो आवेश संचित हुआ उसका मान है Q। अब हम यहां से इस परिपथ में बहने वाली धारा को ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं माना dt समय में परिपथ से dq आवेश प्रवाहित हो रहा है अतः परिपथ में उत्पन्न धारा, तो परिपथ में कितनी धारा उत्पन्न होगी, हम जानते हैं सूत्र I बराबर होता है Q अपॉन T के होता है, क्योंकि Q बराबर IT फार्मूला होता है। तो यहां आवेश का मान कितना है dq, और समय अंतराल कितना है dt, तो हम लिख सकते हैं ये हो गया dq अपॉन dt के बराबर आ गया। अब हम समीकरण 3 से Q का मान इस समीकरण में रखें तो लिखते हैं समीकरण 3 से Q का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा I इज इक्वल टू I बराबर d अपॉन dt, और साथ में Q का मान क्या आ गया C इंटू V0 इंटू साइन ओमेगा टी, C इंटू V0 इंटू साइन ओमेगा टी। यह d अपॉन dt का अर्थ है कि अंदर वाले पद का अवकलन। हमने बताया था अवकलन समाकलन की एकदम विपरीत प्रक्रिया है। तो हम कहते हैं कि d के बाद नीचे जो पद है, जैसे कि यहाँ t है, इसका अर्थ है कि इस ब्रैकेट के अंदर जिस भी पद में t होगा वही चर होगा, बाकी सारे पद अचर होंगे। तो साइन ओमेगा t में t है, बाकी c तथा v0 में क्योंकि t का पद नहीं है इसलिए इन दोनों को हम अचर मानेंगे और अवकलन के पद से बाहर ले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं I बराबर C इंटू V0, और साथ में आ जाएगा d अपॉन dt, यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी। आगे आ जाएगा I इज इक्वल टू C इंटू V0। अब इससे पहले हम चाहें तो एक सूत्र लिख सकते हैं। हम जानते हैं सूत्र, हमारे पास अवकलन का सूत्र होता है कि d अपॉन डी थीटा साइन थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा के।
यह हमारे पास अवकलन का सूत्र होता है कि साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा के बराबर आता है। तो यह अवकलन का यह सूत्र यहां लगाएं तो हम जानते हैं क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू सी इंटू वी जीरो, और डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब जैसे हम समाकलन में करते थे कि जिस पद का समाकलन करते थे उसके अतिरिक्त जो भी कुछ होता था उसका हम वहां भाग कर देते थे। हमने कहा अवकलन उसकी विपरीत प्रक्रिया है, तो आप देखिए यहां पर टी के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, लेकिन साइन में केवल टी नहीं है, साथ में क्या है, ओमेगा भी है। तो इस ओमेगा क्योंकि अतिरिक्त है इसलिए इसकी हम क्या कर देंगे, यहां पर गुणा कर देंगे। तो सी इंटू वी जीरो इंटू साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो हमारा सूत्र आ गया आई बराबर सी इंटू वी जीरो इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर वी जीरो इंटू सी इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। हम एक और सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि ये धारा का मान हम निकाल रहे हैं और हमने पीछे के सब डेरिवेशंस में धारा को, जो वोल्टेज का पद हमारा होता है उसी के पद में हम इसको निरूपित करते हैं, यानी कि कॉस ओमेगा टी को हम बदलना चाह रहे हैं साइन ओमेगा टी के रूप में, तभी हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करके कलांतर ज्ञात कर पाएंगे। तो हम कॉस ओमेगा टी को बदल रहे हैं साइन ओमेगा टी में, तो हम फिर से एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर होता है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा के बराबर होता है। तो इस सूत्र को यहां अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं आई बराबर वी जीरो इंटू सी इंटू ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख लेंगे, साइन ओमेगा टी की जगह है, यहां थीटा की जगह हमारे पद में क्या है, ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो हम उल्टा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हम जानते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम चाहे पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिखें, चाहे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखें, बात एक ही होगी। अब हम इस सूत्र को देखें तो इस सूत्र में आगे वाला जो पद है यह पद हमारे को यहां पर धारा के रूप में प्रदर्शित होगा। तो यहां पर वोल्टेज तो ठीक है, लेकिन सी ओमेगा क्या है, अतिरिक्त है। तो इसे यदि हम हर में ले जाएं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई बराबर वी जीरो बटे, और इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये अंश है, जब हर में ले जाएंगे तो हर के भी हर में जाएगा, तो हर के हर का अर्थ है ये हो जाएगा 1 बटे सी इंटू ओमेगा, और साथ में हमारा आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये जो हमारा पद है, इस पद को हम किसके बराबर ले रहे हैं, आई जीरो के बराबर ले रहे हैं। तो हम लिखते हैं, यदि हम पहले एक और स्टेप ले रहे हैं, हम कहते हैं यदि 1 अपॉन सी इंटू ओमेगा को हम किसके बराबर ले लें, एक्स सी। और एक्स सी कहां है, यह एक्स सी है हमारा, जिसे हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात को प्रदर्शित करता है ये एक्स सी। और धारतीय प्रतिघात की हमने पहले बात करी थी। धारतीय प्रतिघात का अर्थ होता है कि जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो तो संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और इसकी जो हम कह सकते हैं जो इसका मात्रक होता है वह भी ओम ही होता है। तो यहां धारतीय प्रतिघात का मान आया 1 अपॉन सी ओमेगा। ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, या सीधे लिख सकते हैं एक्स सी बराबर होगा 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी के बराबर। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि जो धारतीय प्रतिघात है, अर्थात संधारित्र के कारण इस परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वह व्युत्क्रमानुपाती है इस एसी की आवृत्ति के साथ। यानी कि एसी की आवृत्ति जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे इस परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, घटता चले जाएगा। और एसी की आवृत्ति को जैसे जैसे आप घटाते जाएंगे इस परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वह बढ़ता चले जाएगा। तो एक आपको यह सूत्र ध्यान रखना है, यह काफी जगह आपका इस्तेमाल होगा। अब हम कहते हैं क्योंकि हमने इस वाले समीकरण में आई बराबर वी जीरो अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा लिया है और 1 अपॉन सी ओमेगा को हमने एक्स सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं इस समीकरण को यदि लिखें तो यह हमारा हो जाएगा आई इजिकल टू वी जीरो अपॉन, ये हमारा हो गया एक्स सी, और साथ में हमारा आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब हम कहते हैं V0 अपॉन XC को हम I0 के बराबर लिख लेते हैं। हम कहते हैं यदि V0 अपॉन XC किसके बराबर ले लें, I0 के बराबर ले लें, तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और यह हमारे किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा का मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के बराबर आ गया। तो यहां हमने तीन समीकरणें निकाली थी, मान लेते हैं यह हो गई हमारी समीकरण 4। तो अब यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 4 को यदि देखें तो हम देखते हैं समीकरण 1 में जो वोल्टेज है उसका जो कोण है वो ओमेगा टी है, और समीकरण 4 में जो धारा है उसका कोण ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। इसका अर्थ है कि धारा वोल्टेज से पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री आगे चल रही है। तो हम लिखते हैं यहां पर इसी बात को, हम लिखते हैं समीकरण 1 व 4 से स्पष्ट है कि परिपथ में धारा वोल्टेज से, वोल्टेज कहिए या विभव कहिए, वोल्टेज से पाई बाय 2 कोण आगे चल रही है, आगे चल रही है। इसका अर्थ है कि धारा आगे होगी और अब की बार वोल्टेज पीछे हो गई। तो यहां तक हमने इस बात को स्पष्ट कर लिया। अब हम इससे संबंधित जो हमारे फेजर डायग्राम होंगे और जो वक्र होंगे उसको तैयार करेंगे, और साथ में देखेंगे कि पूरे एक चक्र के लिए जो माध्य शक्ति व्यय होगा वो कितना होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने एसी परिपथ में संधारित्र को लगाने पर जो धारा का मान हमारा निकल के आया वो इस प्रकार से है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब हम इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं तो हमें यहां से यह तो स्पष्ट हो गया इन दोनों समीकरण से कि जो धारा है वह वोल्टेज से पाई बाय 2 कोण आगे चल रही है। तो सबसे पहले हम इनके फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से बनते हैं। यह फेजर डायग्राम हम बना रहे हैं। हम जानते हैं दो फेजर हमारे पास होते हैं, एक होता है वोल्टेज और एक होता है करंट। तो सबसे पहले हम वोल्टेज का समीकरण बनाएं तो हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। यह हमारे वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। यह जो कोण है यह वाला कोण हमारा है ओमेगा टी, और यह इसका परिमाण है जिसे हम V0 से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसी पे यदि धारा को प्रदर्शित करना चाहें तो हम कहते हैं कि जो धारा है वह वोल्टेज से पाई बाय 2 कोण आगे है। पाई बाय 2 का अर्थ हो गया 90 डिग्री का कोण। तो इसका अर्थ है कि यदि इस जो हमारी ये वाली हमारे V जो हमारा फेजर है उस पर यदि 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए इस प्रकार से, तो यह जो हमारा प्रदर्शन होगा यह हमारी किसको प्रदर्शित करेगी, धारा को प्रदर्शित करेगी, और इसका परिमाण हम जानते हैं कितना है I0। तो यह वाला कोण हम जानते हैं कितना है, 90 डिग्री। और यह जो पूरा कोण है यहां से लेके यहां तक का, यह पूरा कोण हम जानते हैं किसके बराबर है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम को बना सकते हैं। आप जानते हैं फेजर डायग्राम में एक हमारा फेजर होता है वोल्टेज और दूसरा हमारा होता है धारा, और इनके बीच के संबंध को हम बताते हैं कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। तो हम देखें यहां धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री का कोण या पाई बाय 2 कोण आगे की ओर चल रही है, यानी कि वोल्टेज धारा से पाई बाय 2 कोण पीछे चल रहा है। तो यह तो हमने फेजर डायग्राम बनाया। अब यदि हम इसी के साथ में इसको वक्रों के रूप में प्रदर्शित करें तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। हमने कहा यहां हमने एक y अक्ष बना दी और इस y अक्ष पर हमने इस प्रकार से एक x अक्ष खींच दी। x अक्ष हमारे कोण समय के साथ
ओमेगा टी को प्रदर्शित करता है कि कैसे कैसे कोण परिवर्तित हो रहा है। तो हम वोल्टेज को फिक्स रखते हैं हम, यानी कि हमारी वोल्टेज का मान तो इस प्रकार से है, यह हमारे वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है। और यह जो हमारे वोल्टेज के जो शिखर मान है, यह वाला मान, यह प्रदर्शित करता है माइनस V0 को, और यह जो प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है प्लस V0 को। अब हमें, यह तो हमारा वोल्टेज हो गया, इस वक्र को आप चाहें तो प्रदर्शित भी कर सकते हैं। ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि हमारी इस समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब हमें इस समीकरण को इसी ग्राफ में प्रदर्शित करना है, इसी वक्र पे। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें यह पता है कि जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रही है। तो हम कहें कि यदि यह धारा का अधिकतम का मान है धनात्मक अक्ष पे, जिसे हम I0 से प्रदर्शित करेंगे, और यह हमारा इतना ही यदि हम लें, तो यहां पर यदि यह धारा का अधिकतम मान है ऋणात्मक अक्ष पर, तो किस प्रकार से चलेंगे? ठीक, हम 90-90 डिग्री के कोण में इसको विभाजित करते हैं पूरे के पूरे वक्र को। तो ये जब अधिकतम रहा होगा, ये 90 डिग्री यहां, 90 डिग्री यहां, फिर यह जब अधिकतम रहा होगा तो 90 डिग्री यहां, 90 डिग्री यहां। तो हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे? यहां का ठीक मान यहां पर रखेंगे, यहां का ठीक मान, इसको वक्र को तैयार करें। तो यह आगे चल रहा है तो यहां से शुरू होगा, ये यहां पर आ गया, यहां से यह अपने विपरीत दिशा में अधिकतम मान तक जाएगा, यहां से यह घट करके शून्य में पहुंचेगा, और यहां से यह इतनी ऊंचाई पर अपने फिर अधिकतम मान तक ऐसे करके पहुंच जाएगा। तो यह जो वक्र है, यह वक्र प्रदर्शित कर रहा है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं वोल्टेज, यानी कि विभव, और धारा, जो हमारे प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है और प्रत्यावर्ती धारा होती है किसी क्षण, उसके संबंध को हम इस वक्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी स्पष्ट है कि जब वोल्टेज शून्य है उस समय धारा का मान अपना अधिकतम था, यानी कि I0 था, यानी कि वो π/2 कोण आगे चल रही थी। जब तक वोल्टेज अधिकतम हुई तब तक धारा घट करके शून्य हो गई। जब वोल्टेज का मान शून्य हुआ तो धारा विपरीत दिशा में अपने अधिकतम मान को प्राप्त हो गई। फिर जब वोल्टेज का मान अपनी विपरीत दिशा में अधिकतम हुआ तो धारा का मान फिर से शून्य हो गया, और जब फिर वोल्टेज घट करके शून्य हुई तो धारा धनात्मक दिशा में अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर गई। तो इस प्रकार से हम इस वक्र को तैयार कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ देखेंगे कि पूरे एक चक्र के लिए इस परिपथ में जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो शक्ति व्यय होगा, जिसे हम कहते हैं तत्क्षणिक, पहले शक्ति का मान निकालेंगे, फिर पूरे एक चक्र के लिए शक्ति का मान निकालेंगे। तो इसको फिलहाल मिटा देते हैं। तो अब हम निकालेंगे कि इस परिपथ में संधारित्र के सिरों पर जो शक्ति व्यय होगा वो कितना होगा। तो हम लिखते हैं, माना किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर आपूर्त मतलब जो दी जा रही है, आपूर्त शक्ति, जिसे हम तात्क्षणिक शक्ति भी कह सकते हैं, आपूर्त तात्क्षणिक शक्ति। और वह हम जानते हैं पावर का सूत्र होता है P = V × I के बराबर होता है। और हमने V का मान हम जानते हैं इतना होता है और I का मान इतना होता है। यह दोनों मान यहां पर रखें तो हमारा आ जाएगा P = V का मान V0 साइन ओमेगा टी, और I का मान हो गया I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? cos ओमेगा टी के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, ये हो गया V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 cos ओमेगा टी। आपको ध्यान हो तो हमने cos ओमेगा टी को ही परिवर्तित करके साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के रूप में परिवर्तित किया था।
अब हम इसको थोड़ा और क्रम से लगाएं तो हम V जीरो इंटू आई जीरो को साथ में लिख लेते हैं। साथ में हमारा आ गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हमारा शक्ति किसी क्षण जो आपूर्त शक्ति है प्लेटों के मध्य, उसका मान हमारा यह निकल गया। मान लेते हैं यह है समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं कि एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं गणित का एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यदि हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इसके नीचे चले जाएगा, यानी कि आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, वही साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इस रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, शक्ति का फॉर्मूला आ जाएगा P इजिकल टू वी जीरो इंटू आई जीरो, और साथ में हमारा आ जाएगा इसका पूरा का पूरा पद, यह आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वी जीरो इंटू आई जीरो बटे 2, और साथ में लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। हमें थीटा की जगह तो क्या लिखना था, ओमेगा टी लिखना था, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा टी। तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू ओमेगा टी। ये हमारा शक्ति का सूत्र आ गया। तो यह तो सूत्र आया किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो आपूर्त शक्ति है, बाहर से विद्युत शक्ति उसको जो दी जा रही है, यह तो उसका सूत्र है। हम यह निकालना चाह रहे हैं कि पूरे एक चक्र के लिए कितनी शक्ति खर्च की गई या कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ। तो हम लिखते हैं अतः पूरे एक चक्र के लिए आपूर्त औसत शक्ति। तो हम औसत शक्ति निकाल रहे हैं, तो इसको चाहे P बार से निरूपित कीजिए या P औसत से प्रदर्शित कीजिए, आप जैसे मर्जी से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि ये जो पूरा पथ है V जीरो आई जीरो बटे 2 इंटू साइन 2 इंटू ओमेगा टी, इसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं V जीरो आई जीरो बटे 2, और एक बांट सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी, इसका औसत। तो अब देखिए V जीरो है विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत के जो विभव है किसी क्षण वोल्टेज, उसका शिखर मान। तो शिखर मान तो का औसत निकालेंगे तो उतना ही आएगा। दूसरा है आई जीरो, यानी कि यह वही धारा का शिखर मान है, शिखर मान का औसत निकालेंगे तो शिखर मान ही आएगा। और 2 तो अपने आप में संख्या है, तो इसका औसत तो इतना ही निकलेगा। अर्थात इस पूरे पद का जो औसत होगा वो इतना ही निकल करके आएगा। अब बात आती है कि जो पीछे का जो हमारा पद है साइन 2 ओमेगा टी, जब इसका पूरे एक चक्र के लिए औसत निकालते हैं तो हमने पीछे भी देखा था इसका मान निकल के रह आता है 0। तो हम लिखते हैं चूंकि साइन 2 ओमेगा टी का पूरे एक चक्र के लिए औसत मान 0 है, अतः यदि औसत मान 0 है तो इस पूरे की जगह यदि 0 रखेंगे तो P औसत जो हम निकाल रहे हैं, यह P औसत हमारा निकल के आ जाएगा। यदि यह 0 होगा तो 0 की इस पद में गुणा होगी, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0। यानी कि पूरे एक चक्र के लिए जो संधारित्र जो शक्ति व्यय करेगा वह 0 के बराबर है। तो यहां से हमारा यह निष्कर्ष निकला। अब हम समझते हैं कि आखिर यह शक्ति व्यय 0 कैसे होगा। तो इसके लिए हम यदि इस डायग्राम को बनाएं, जैसा कि अभी हमने बनाया था डायग्राम, इसमें हमने इस तरीके से वोल्टेज को प्रदर्शित किया था। यह हमारा वोल्टेज का सूत्र था V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, और इसी के साथ में हमने प्रदर्शित किया था, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तरीके से
तो इसी के साथ यदि हम धारा का मान निकालें तो हम धारा का मान हमने इस प्रकार से बनाया था। तो इस प्रकार से धारा का वक्र बनाएं। इस प्रकार से ये धारा, यह किसको प्रदर्शित करता है? यह हमारा प्रदर्शित करता है I बराबर I0, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसको प्रदर्शित करता है ये वाला वक्र। तो हम कहते हैं संधारित्र क्या करता है, इसको यदि हम 4 हिस्सों में बांटें, पहला हिस्सा चार हिस्सों में बांटे, हम कहें पहला हिस्सा 90-90 डिग्री के कोण पे बांट दें। पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा हमारा ये वाला है, और चौथा हिस्सा हमारा ये वाला है। ये 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में संधारित्र क्या होता है? आवेशित होता है। जब जैसे ही धारा मिलने उसको शुरू होती है वह आवेशित होना शुरू हो जाता है। तो इस वाले सूत्र में हम कहेंगे वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि कह सकते हैं शक्ति लेता है या शक्ति प्राप्त करता है। किसके लिए? आवेशित होने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं आवेशित होता है। अब दूसरे चक्र में समझें, दूसरे चक्र में क्या होता है? दूसरे चक्र में यह विसर्जित होता है, यानी कि अपनी जो उसकी हम कह सकते हैं जो उसकी प्लेटें आवेशित हो रखी थी वह निरावेशित होनी शुरू होती है। तो दूसरे चक्र में क्या होगा? शक्ति व्यय करेगा, यानी कि अपने भीतर से शक्ति को बाहर निकालता है, जिसे हम कहते हैं यह निरावेशित होता है। फिर तीसरे चक्र की यदि बात करें तो तीसरे चक्र में फिर से ये क्या होगा? आवेशित होगा। तो ये क्या होगा? शक्ति प्राप्त करेगा, यानी कि हमने कहा आवेशित होता है। और फिर चौथे वाले चक्र के लिए, चौथे वाले हिस्से के लिए फिर से ये क्या करेगा? शक्ति व्यय करता है, अर्थात ये क्या होता है? निरावेशित होता है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह जानकारी मिली कि संधारित्र पूरे एक चक्र की यदि बात करें तो पहले आधे हिस्से के लिए यह क्या करेगा? एसी स्रोत से शक्ति को प्राप्त करेगा, अपने प्लेटों को आवेशित करने के लिए प्राप्त करता है। और हम कहें कि दूसरे आधे चक्र में क्या करता है? दूसरे आधे चक्र में यह उसकी प्लेटें क्योंकि पूर्ण रूप से आवेशित हो जाती है, तो यह क्या कर देता है? अपनी प्लेटों से आवेश को निकालना यानी कि विसर्जित करना शुरू करता है। तो दूसरे आधे हिस्से में π/2 के लिए यह क्या करता है? निरावेशित होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही यह वाला बिंदु आता है, इस बिंदु से देखिए ऊपर का हिस्सा धनात्मक है, नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक है। तो इस बिंदु के बाद यह जो संधारित्र होगा यह विपरीत दिशा में, जो प्लेट उसकी पहले धनावेशित होगी अब की बार वह ऋणावेशित होगी, और जो प्लेट पहले ऋणावेशित थी अब की बार वह धनावेशित होगी, यानी कि वह उसकी प्लेटें विपरीत दिशा में आवेशित होनी शुरू हो जाती है। और अगले π/2 हिस्से के लिए फिर से वह क्या करता है? क्योंकि पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो फिर से अपना आवेश विसर्जित करना शुरू कर देता है। तो पहले और तीसरे हिस्सों में जो वो शक्ति को प्राप्त करता है स्रोत से, दूसरे और चौथे हिस्से में वह उतनी ही शक्ति को क्या कर देता है? परिपथ को वापस दे देता है। तो हम कहते हैं कि पूरे एक चक्र के दौरान जो कुल शक्ति व्यय होता है उसकी सिरों के बीच में, संधारित्र की प्लेटों के सिरों के बीच में, तो वह क्या हो जाता है? 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से
हम क्या कर सकते हैं, किसी परिपथ में, एसी परिपथ में जो संधारित्र है उसके व्यवहार को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एसी परिपथ में संधारित्र किस प्रकार से व्यवहार करता है इसको समझा, और हमने देखा कि पूरे एक चक्र के लिए जो शक्ति व्यय होता है वो 0 होता है। साथ ही हमने देखा कि जो संधारित्र पूरे परिपथ में एक धारा को जो नियंत्रित करता है वह धारितीय प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात के कारण करता है, और यह ठीक परिपथ में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि कोई प्रतिरोध किसी परिपथ में करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमने जो भी कुछ पढ़ा वो आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम आगे उसे क्लियर कर पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।